औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं कि डॉक्टर साहब ये मेट्रोनिडाज़ोल, टेनिडाज़ोल और सेक्निडाज़ोल इनमें क्या फ़र्क है? कौन से पेशेंट को आप मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, कौन से पेशेंट को आप सेक्निडाज़ोल देते हैं, कौन से पेशेंट को आप टेनिडाज़ोल देते हैं? तो इनके हवाले से अगर बात की जाए तो ये बुनियादी तौर पर एंटीबायोटिक और एंटीपैरासिटिक दवाइयाँ हैं जो कि मार्केट में मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। मेट्रोनिडाज़ोल तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और इसी तरह जो टेनिडाज़ोल, सेक्निडाज़ोल होती हैं ये भी इस्तेमाल होती हैं। इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों दवाइयाँ जो हैं एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं जो कि एंटीबायोटिक और एंटी पैरासिटिक और इस ग्रुप में ऐड होती है जो कि पैरासाइट के अगेंस्ट जिस तरह अमीबा और इस तरह जार्डिया, इसी तरह जो ग्राम नेगेटिव और एनेरोबिक बैक्टीरिया होती हैं उनके अगेंस्ट ये इफ़ेक्टिव होती हैं। इनका बुनियादी रोल जो है या बुनियादी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का अगर मैं जिक्र करूं तो वो ये है कि मेट्रोनिडाज़ोल, सेक्निडाज़ोल, टेनिडाज़ोल ये सारी की सारी आपके बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मेट्रोनिडाज़ोल, टेनिडाज़ोल, सेक्निडाज़ोल ये आपके सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल जो होता है या पैरासिटिक सेल जो होता है उसके अंदर डीएनए उसकी प्रोडक्शन को बंद कर देता है और उसकी प्रोडक्शन जब बंद हो जाती है तो इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पे प्रोड्यूस होने लगते हैं कि जो कि जाके आपके पैरासाइट या आपके बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है उसको डिसरप्ट कर देता है और उसको डैमेज कर देता है और इस वजह से आपका बैक्टीरिया या आपका प्रोटोजोन जो है वो डेथ का शिकार हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाता है। किस किस्म के इन्फेक्शंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है जनाब? जो एनेरोबिक बैक्टीरिया होती हैं जिस तरह एब्सेस वगैरह, पीप वगैरह कहीं पे बन जाती है आपकी बॉडी में, या गट से रिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर एनेरोब्स भी पाए जाते हैं, ओरल कैविटी के अंदर एनेरोब्स पाए जाते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स जहाँ पर होते हैं जहाँ पर एब्सेस या पीप बन जाती है, वर्म बन जाता है, उनमें जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो वहाँ पर एनेरोब बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उन एरियाज में ये अच्छा टारगेट करता है। फिर पैरासाइट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो एमीबिया, जार्डिया, ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस जो कि ख़वातीन में खुसूसन अज़ाए मखसूसा जो हैं वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है और उनमें ल्यूकोरिया और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की इचिंग की प्रॉब्लम और इस तरह और जो गायनेकोलॉजिकल इशूज़ हैं उनको ये बढ़ाता है, उनको ज़्यादा करता है और इसकी वजह से खारिश और दर्द और जो एक डिस्चार्ज आ रहा होता है, फाउल स्मेल उसकी होती है, उससे ख़वातीन हमकिनार हो जाती हैं, उसका शिकार हो जाती हैं और उसकी वजह से उनको शदीद किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो इनमें चूँकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट एक ही तरह है, इन जो ग्रुप को ये टारगेट करती हैं, जिन बैक्टीरिया को, जिन पैरासाइट्स को ये टारगेट करती हैं, ऑलमोस्ट एक सा है, लेकिन हाफ लाइफ जो इनकी है उनकी डोजेज में थोड़ा सा फ़र्क है। मेट्रोनिडाज़ोल इसकी हाफ लाइफ 6 to 8 या तकरीबन 10 आवर्स तक, तो मतलब है कि इसकी डोजेज आपको दिन में 3 दफ़ा रिपीट करनी होती है। टेनिडाज़ोल जो है इसकी हाफ लाइफ 12 से 16 घंटे तक, तो इसको आप दिन में 3 की बजाय 2 दफ़ा ले सकते हैं। फिर चूंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, इसकी बॉडी में एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो टेनिडाज़ोल जो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है और आपको कम दिनों के लिए इसकी डोज इस्तेमाल करनी होती है और उतने ही इफेक्ट्स मिलते हैं जितना कि आपको मेट्रोनिडाज़ोल फिर आपको दिन में 3 दफ़ा और लंबे अरसे तक मिनिमम 5 से 7 दिन या 10 दिन या कुछ हालात में 14 दिन तक भी उसका इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन टेनिडाज़ोल में 3 दिन का इलाज ही जो है वो काफ़ी है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, फिर ये ब्लड में रहता है और काफ़ी दिन तक इसका जो असर रहता है और काफ़ी दिन तक पैरासाइट्स के अगेंस्ट ये एक्टिव रहता है, तो इसकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 3 दिन पर आ जाती है और आपको कम मिकदार में जो है उतनी ही इफेक्टिवनेस मिल जाती है जितना कि आप मेट्रोनिडाज़ोल की डोज ज़्यादा लेंगे, बार बार लेंगे, ज़्यादा दिनों तक लेंगे। तो इसके साथ कंपैरिजन में टेनिडाज़ोल की डोज जो है वो आप कम लेंगे, दिन में 2 दफ़ा लेंगे और 3 दिन तक लेंगे। फिर अगर जिक्र किया जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स का, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन एक से हैं। यानी मेट्रोनिडाज़ोल भी जब आप इस्तेमाल करते हैं उनके साथ एक मेटालिक टेस्ट होना, उसके साथ कानों में शोर होना, टिनाइटिस होना, मतली आना और गैस्ट्राइटिस होना, यही सारी चीज़ें जो है ये टेनिडाज़ोल के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि उसका ड्यूरेशन चूंकि कम है, 3 दिन में आपकी
जान छूट जाती है उस दवाई से, तो ये आपके जो साइड इफ़ेक्ट एनोरेक्सिया और इस तरह की चीज़ें हैं ये कम से कम आपको होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आप मील्स के बाद यानी खाने के बाद या खाने के दरमियान अगर आप इनका इस्तेमाल करें, इनके साथ फ्लूइड्स पानी या मशरूबात का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करें तो जो मेटालिक टेस्ट है और इस तरह की चीज़ें हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं। बड़ी ही महफूज दवाइयाँ हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के हवाले से अगर बात की जाए, अर्ली प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं है और प्रेगनेंसी में इनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इनका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में इनकी डोज एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, इन लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों में लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल मकसूद हो, यानी बाज़-औक़ात लिवर एब्सेस या उनमें 4-4 हफ्तों तक ज़्यादा डोज में मेट्रोनिडाज़ोल या टेनिडाज़ोल ज़्यादा दिन के लिए देनी पड़ती है, तो उसके साथ थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी और साथ ही लिवर फंक्शन टेस्ट्स आपके पेशेंट्स के पीरियडिकली होने चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये बोन मैरो या आपके लिवर एंजाइम्स को तो डैमेज नहीं कर रहा है, आपके लिवर एंजाइम्स पे असरअंदाज तो नहीं हो रहा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।